हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करियर किंगडम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम में कैसे हम इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया स्कोर ले पाएँ और कैसे हम इंग्लिश सब्जेक्ट की मदद से आने वाली सारी बैंकिंग एग्ज़ाम को मक्खन की तरह क्लियर कर सके, इंग्लिश सब्जेक्ट को हमारा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सके। अगर आप इसी वीडियो की तलाश में थे तो आपने ये सही वीडियो चुना है। मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में बताई गई सारी स्ट्रेटेजी, सारी मेथड पे 100% ट्रस्ट करके एक बार अपने डेली स्टडी रूटीन में इम्प्लीमेंट करिएगा। आपको भी विश्वास नहीं होगा, आने वाले 1-2 महीने के बाद आप मॉक टेस्ट में अपना इंग्लिश सब्जेक्ट में के स्कोर में बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली एसबीआई क्लर्क मीन्स एज वेल एज आईबीपीएस क्लर्क मीन्स दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और अभी इसी वीडियो में मैं मेरे दोनों एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड भी शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में बताई गई सारी मेथड और स्ट्रेटेजी को रिलीजियसली फॉलो कीजिए अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो। सो स्टे ट्यून। So this is my SBA clerk mains examination scorecard. In this particular exam I have scored 76.25 marks out of 200. I still remember that while attempting this exam I was able to attempt more than 30 questions with a great amount of accuracy in English subject, and with the help of English subject only I was able to clear this examination. Similarly, in IBPS clerk mains examination, I was able to score 34.88 marks out of 100 and 69.75 marks out of 200 with the help of my marks in general English subject. So, if you will follow all the methods and strategies mentioned in this video in order to prepare the English subject for all the upcoming banking mains examination, then you will see an outstanding performance of yours specifically in English subject in all the mains examination. You will be amazed by your performance in all the banking mains examination, but for that you have to follow all the methods and strategies mentioned in this video with full of dedication. So लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक रहता है तो वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हर एक बैंक एग्ज़ाम में एक सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न दिखने को मिलता है। कोई भी आप बैंक की मेन एग्ज़ामिनेशन उठा लीजिए, कम से कम आपको 2 आरसी तो देखने को मिल ही जाएंगे। और ये मेंस एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स की तरह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आरसी में से वो पूछेगा नहीं, वो घुमा की फिरा के पूरा क्वेश्चन ऐसा मोस्ट कंफ्यूजिंग वे में पूछेगा जिससे वो आपका वो जो इंग्लिश का आपका जो वो पावर है ना, जो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, वो पूरा टेस्ट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मेंस एग्जामिनेशन अगर कोई आरसी आया है तो सबसे पहले वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन तो पूछेगा ही। इन्फरेंस यानी वो एक आरसी में से वो सेंटेंस या फिर वो एक पैराग्राफ उठा लेगा और आपको पूछेगा कि इस पैराग्राफ में ऑथर एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, ऑथर ने क्यों ये पैराग्राफ लिखा है, ऑथर का वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या समझाना चाहता है। वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने आरसी पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अगर आपने पूरा वो समझ में आ गया है तो ही आप ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। ये सबसे डिफ़िकल्ट रहता है। फिर एक और मैंने क्वेश्चन वो देखा है आरसी में, वो टोन ऑफ पैसेज पूछ लेते हैं। मेंस में होता ही है कि आरसी का टोन क्या है, पूरे आरसी का ऑथर क्या समझाना चाह रहे हैं और उसके बेस पे आरसी का पूरा टोन कैसा है वो पूछ लेते हैं। फिर वोकेब बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अगर
आरसी में एक कोई डिफ़िकल्ट वर्ड को वो हाईलाइट कर देंगे और फिर वो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि मीनिंग नहीं पूछेंगे, वो ऐसे ऑप्शन में 5 सेंटेंस दे देंगे कि ये सेंटेंस है और इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें ये वर्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं इन 5 में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें यह शब्द का सही इस्तेमाल हुआ है। और फिर कभी मैंने 1-2 मेन एग्ज़ाम में ऐसा देखा था कि आरसी में एक पैराग्राफ होता है, उसमें 4 सेंटेंस ABCD करके हाईलाइटेड होते हैं और वो पूरे हमको रीअरेंज करने होते हैं, तभी हम वो उस पर्टिकुलर आरसी के वो पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझ सकते हैं। तो वो एक टाइप का वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप हो गया, उसका भी क्वेश्चन आरसी में आ जाता है। और कभी कभी आरसी में मैंने देखा है कि कोई सेंटेंस को ऐसा हाईलाइट किया हुआ है और फिर वो उसमें बाद में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो हाईलाइटेड सेंटेंस है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, तो उसमें एरर क्या है। तो अगर मैं बोलूँ तो आरसी का वेटेज इन बैंकिंग मेन एग्जामिनेशन इज़ मोर देन 40 to 45%। अब तो हमने ये चर्चा कर ली कि आरसी में ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बराबर। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक में हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ सबसे अच्छे नंबर्स लाने हैं तो सर ये टॉपिक को कैसे मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। देखो, इसका सिंपल जवाब है, आपको इंग्लिश में कोई भी अगर नॉवेल पढ़नी हो तो नॉवेल से स्टार्ट कीजिए। मैं एडिटोरियल नहीं बोलूँगा, उसका कारण है, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा और स्टार्टिंग ही आप एडिटोरियल से कर देंगे ना, 2 दिन में आप वो इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन छोड़ देंगे। उसी जगह आप किसी भी एक स्टोरी बुक या नॉवेल को उठा लीजिए, छोटी सी, कोई भी छोटी सी स्टोरी बुक हो या फिर नॉवेल हो, उसको उठा लीजिए। ग्राफिक्स वाली पहले उठाइए, जिसमें वो पिक्चर्स होते हैं ना, वो उठाइए और वो इंग्लिश में पूरी होनी चाहिए। मेरी ये बात अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको आई एम श्योर दैट आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टार्टिंग आप वहाँ से कीजिए। जैसे ही आप वो इंग्लिश की जो स्टोरी बुक है वो आप पढ़ेंगे और आपको वो स्टोरी विजुअलाइज होगी, अपने माइंड में विजुअलाइज होगी। जैसे आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। स्टार्टिंग वो ग्राफिक्स वाली नॉवेल से की, जिसमें स्टोरी है पंचतंत्र टाइप अगर हम कह सके तो। उसके बाद देन थोड़ा और बढ़ाइए लेवल, थोड़ी जो बिना ग्राफिक्स वाली हो। जब आप दूसरे लेवल की नॉवेल्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको स्टोरी अपने माइंड में ऑटोमेटिक विजुअलाइज होंगी। आप पढ़ रहे हो इंग्लिश में ही, लेकिन वो जो स्टोरी होगी ना, वो आपके माइंड में आपको दिखेगी कि ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद वो हुआ। ये कैसे मदद करेगा आरसी की प्रिपरेशन में। जब भी आप आरसी पढ़ोगे ना, तब अगर आपने स्टार्टिंग ये ऐसे की होगी ना, तो आपको आरसी में कई बार आपको वो दिक्कत हुई होगी। जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो ऑथर कहना चाहते हैं उसको आप सेकंड पैराग्राफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, बीच में ही आपकी वो लिंक टूट जा रही होगी। अगर आपने ये अपना इंग्लिश का जो ये रीडिंग का बेसिक है वो ऐसे अगर स्टार्ट किया होगा ना, तो आपको कभी भी वो दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एडिटोरियल मत पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन अगर आप इंग्लिश को सच में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, आपकी रीडिंग पावर को सच में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो स्टार्टिंग कभी भी एडिटोरियल से मत करो। स्टार्टिंग में हमेशा एक स्टोरी बुक टाइप नॉवेल हो उसको उठाइए। उसके बाद थोड़ी जो जिसमें इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल का हो वो लीजिए। मैं स्टोरी बुक ही बता रहा हूँ, उसमें फिर वो अलग नॉन फिक्शनल या ऐसा कुछ मत ले लीजिएगा हाथ में नॉवेल, वरना वो क्या थोड़ा साइड ट्रैक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप एक प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही वो 2 लेवल की नॉवेल्स आप पढ़ ले और आपको वो सब स्टोरी जैसे ही विजुअलाइज अपने माइंड में होने लगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए
कि हफ्ते में 2 एडिटोरियल, सिर्फ 2, और वो आप एडिटोरियल जैसे ही पढ़ लो ना तो उसका एनालिसिस आप अपने शब्द में लिखने की कोशिश कीजिए। भले ही वो टूटा फूटा हुआ इंग्लिश हो, कोई बात नहीं, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। आपको एडिटोरियल पढ़ के क्या समझ में आया वो आप लिखिए अपनी एक नोटबुक में। मैंने ये अप्रोच फॉलो किया है और इसकी मदद से ही मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये की टू सक्सेस बता रहा हूँ। ये प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना, वो कोई भी मॉक टेस्ट देनी अच्छी है, लेकिन जब आपको सब्जेक्ट का बेस ही नहीं आ रहा तो मॉक टेस्ट ही आप देते रहेंगे और आपको वो मार्क्स ही इम्प्रूव नहीं हो रहे तो वो मॉक टेस्ट देने का भी क्या फ़ायदा है। 1-1.5 महीना इंग्लिश के पीछे इतना प्रोसेस फॉलो अप कीजिए, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपका इंग्लिश में हो जाएगा। तो मैंने जो ये स्ट्रेटेजी बताई है, आप उस पर अपना 100% ट्रस्ट रख के ये स्ट्रेटेजी आने वाले 2 महीने फॉलो कीजिए। आप सही में इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक में अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देख पाएंगे। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन का सबसे डिफ़िकल्ट, जो मुझे लगता है वो है पैरा जंबल्स। प्रीलिम्स हो या मेंस एग्ज़ाम हो, पैरा जंबल सबसे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक लगता है मुझे। और मैं आपको ये एक गोल्डन एडवाइस दूंगा, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर पैरा जंबल वो डिफ़िकल्ट होगा कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन में, तो वो पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन में एग्ज़ामिनर ने सबसे पहले पैरा जंबल ही रखा होगा। अगर कोई भी पेपर में आपको पैरा जंबल सबसे पहला क्वेश्चन दिख जाए तो उसको मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो आपका 10-15 मिनट कब खा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका जो कॉन्फिडेंस, और जब आपका 10 मिनट वेस्ट हो जाएगा तो वो 10 मिनट तो वेस्ट हो गया, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा ना, वो पूरा पेपर आपका ख़राब कर देगा। तो जब भी कोई भी एग्ज़ामिनेशन दो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अगर पैरा जंबल सबसे पहले दिख जाए उसको मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि पैरा जंबल मेरे हिसाब से सबसे ट्रिकी टॉपिक है पूरे इंग्लिश में। मैंने खुद ने शायद मेंस में 1 या 2 ही क्वेश्चन पैरा जंबल के अटेम्प्ट किए होंगे, और वो भी कैसे, देखिए मैंने एक लिखा है पैरा जंबल्स प्लस वर्ड स्वैपिंग। अभी क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली इन मेंस एग्ज़ाम ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि पैरा जंबल तो दे रहे हैं, वो एक साथ 6 स्टेटमेंट तो देंगे, बहुत लेंदी होंगे, प्रीलिम्स की तरह इजी नहीं होंगे, लेकिन उसमें भी वो वर्ड स्वैपिंग का ट्विस्ट ऐड कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि 1-2 क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग से आ जा रहे हैं, तो वो इजी रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, पैरा जंबल के क्वेश्चन लास्ट में रखता हूँ, लेकिन जो उसमें वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ईजी होते हैं मेंस में, तो वो मैं वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन पहले कर देता हूँ। उसका एडवांटेज मुझे मिल गया कि 2 मार्क मेरे पॉकेट में चले गए। अभी वो बाकी के 3 मार्क में लास्ट में स्कोर करूँ या ना भी करूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मार्क मेरे पॉकेट में चले गए। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की मदद से आप कैसे इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर पाए हर बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन की। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ यार अगर आपको ये वैल्यू एडिंग सेशन लग रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बात करेंगे फिलर्स और क्लोज टेस्ट के बारे में। फिलर्स और क्लोज टेस्ट एक ऐसे टॉपिक है जो कभी ना कभी प्रीलिम्स में आपने फेस कर ही होंगे। अभी जो स्ट्रेटेजी आपने प्रीलिम्स में अपनाई है वही स्ट्रेटेजी आप मेंस के लिए अपनाइए, और इसके लिए एक रामबाण इलाज है।
आप इसके लिए जो वो टॉपिक वाइज टेस्ट आते हैं ना मेंस लेवल के, वो भी अटेम्प्ट करते रहिएगा, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में कैसा होता है कि पूरा पैराग्राफ दे देते हैं। क्लोज टेस्ट का एक गोल्डन रूल है, पूरा पैराग्राफ पहले शांति से पढ़ लीजिए। जैसे ही पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब जैसे ही पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको विदाउट ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही डायरेक्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्लोज टेस्ट में, जैसे कि पहला ब्लैंक आया और आपने ऑप्शन देखा और अटेम्प्ट, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पैसेज का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है। अगर आपने पूरा पैराग्राफ पहले शांति से पढ़ लिया और उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया ना, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और इसमें एलिमिनेशन मेथड का भी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना, तो मैं श्योर हूँ कि आप इसमें तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे अटेम्प्ट्स कर पाएंगे। अभी हम बात करेंगे कनेक्टर्स के बारे में। अब कनेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिए जाते हैं और उसके 2 सेंटेंस को आपको वो कनेक्टर्स की मदद से कनेक्ट करने होते हैं। अगर 2 सेंटेंस के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो हम वो बिकॉज जो कनेक्टर है उसका यूज़ करके दोनों सेंटेंस को वो कंबाइन कर सकते हैं। अगर दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो कह रहा है उसका ऑपोजिट ही दूसरे सेंटेंस में कह रहा है, तो बट फॉर एग्जांपल बट एज अ कनेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वॉन्ट टू गो टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज बट आई हैव एग्ज़ाम्स टुमारो। सो दोनों 2 सेंटेंस, आई वॉन्ट टू गो टू माई कजिन्स मैरिज बट आई हैव माई एग्ज़ाम्स टुमारो, दोनों कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट है। मैं मेरे कज़िन के मैरिज में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कल एग्ज़ाम्स है तो मैं नहीं जा सकता। तो ये हुआ कॉन्ट्रास्टिंग। फिर ऐसा होता है कि वो जो पहला सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है, तो दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस की वैल्यू में थोड़ा एडिशन करता है। सो ये कनेक्टर्स अच्छा टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इसके लिए भी आप टॉपिक वाइज मेंस लेवल के मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगा लेंगे, इससे आपको बहुत ही अच्छी वाली ग्रिप आ जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड अब हम बात करते हैं एरर स्पॉटिंग के बारे में। अभी एरर स्पॉटिंग, अगर एरर स्पॉटिंग में मेरा ये मानना है कि आप उसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल का एरर स्पॉटिंग नहीं होगा, ये होगा मेंस लेवल का। आपको 3-3 लाइन के एक सेंटेंस देंगे, ऐसे 5 ऑप्शन होंगे और आपको ऐसे 4 या 5 ऑप्शन होंगे और उसमें से पूछेंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। अगर एरर स्पॉटिंग आपको एग्ज़ाम इंग्लिश सेक्शन के स्टार्टिंग में ही दिख जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा, सबसे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक रहेगा। आपको भले ही आपको ग्रामर्स के सारे रूल्स भले ही आते हो, फिर भी मेरी यही सलाह होगी कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक तो लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर वो लॉजिक क्लिक हो गया तो आपको आ जाएगा। लेकिन अगर देखो वो आपको उस समय पर वो पर्टिकुलर ग्रामर का रूल याद ही नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे और आपका 5 से 7 मिनट कब एक क्वेश्चन में वेस्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेरा ये आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में कहीं भी इंग्लिश में दिख जाए, तो प्लीज़ आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके अपना टाइम बचा के जो अदर इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है उसमें अपना फोकस करके पहले वो जो इजी स्कोरिंग टॉपिक है ना, वो सारे मार्क्स कवर अप कर लीजिए। तो उससे क्या होगा पता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। अगर आपको एरर स्पॉटिंग नहीं भी आती होगी ना, फिर भी अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो गया ना, तो लास्ट के 2 मिनट में भी आप 2 एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन मेंस में भी बना पाएंगे। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस का पावर। अब हम बात करेंगे वर्ड्स यूजेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अभी इसमें क्या होता है कि वो आपको एक पर्टिकुलरली ट्रिकी
बोल सकते हैं या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का एक वोकैब वर्ड दे देंगे और उसके बेस पे वो आपको 5 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कि ये वर्ड का सही इस्तेमाल किस सेंटेंस में हुआ है, और या फिर ऐसा पूछेंगे कि ये वर्ड का गलत इस्तेमाल किस ऑप्शन में हुआ है। मेरा ये मानना है, अगर आपको उस पर्टिकुलर वोकैब का मीनिंग परफेक्टली याद है या फिर आपको पता है कि इसका मीनिंग ये होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो जाएगा, ये वरदान टाइप हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो दिल पे पत्थर रख के ये क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, तुरंत ही स्किप कर दीजिएगा। अपनी 1 सेकंड भी इस क्वेश्चन पे वेस्ट मत करिएगा, और जो मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस हो उस पर थोड़ा समय अलॉट करके उससे आप ज़्यादा मार्क्स कैचअप कर लीजिएगा। क्योंकि क्या है, अगर आपको मीनिंग पता है तो ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रीलिम्स की बात ही अलग थी। प्रीलिम्स अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम वो एलिमिनेशन मेथड की मदद से भी वो सॉल्व कर पाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि सारे सेंटेंस के मीनिंग आपको सिमिलर लगेंगे। आपको ऐसा ही लगेगा कि सारे सेंटेंस में ये वर्ड का यूज़ तो बराबर ही हुआ है। अगर ये आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो ऐसा ही होगा और फिर आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग आता हो तो ही आप वो अटेम्प्ट करें, वरना अपना 1 सेकंड का भी समय बर्बाद मत करना वो इस टाइप के क्वेश्चन में। और अब हम बात करेंगे अदर मिसलेनियस क्वेश्चन। वो एग्जामिनर पे डिपेंड रहता है, वो कभी भी ट्विस्ट करके या फिर थोड़ा घुमा फिरा के वो पूछ सकता है थोड़े बहुत नंबरों के लिए, लेकिन उसका ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। जैसे जितने भी मैंने वो ट्विस्टेड क्वेश्चन देखे हैं ना, वो सॉल्व करने में काफ़ी इजी रहते हैं, और अगर वो सॉल्व हो जाते हैं ना तो अपना जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना वो सबसे ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, तो उसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी स्ट्रेटेजी और मेथड पर अपना 100% ट्रस्ट रख के आपके डेली स्टडी रूटीन में इम्प्लीमेंट किया तो 1-2 महीने के बाद आप अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स में, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में, बहुत ही बढ़िया इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपको अपने आप पे भी विश्वास नहीं होगा कि 2 महीने पहले मेरा एक सजेशन है कि अभी जो आपको इंग्लिश में मार्क्स आ रहे हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रिक्वेस्ट है, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि 2 महीने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके बाद में एक मॉक टेस्ट दीजिए और दोनों के स्कोर कंपेयर कीजिए। आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा कि आपने मॉक टेस्ट में इतना बढ़िया इम्प्रूवमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, so thank you for watching friends, have a nice day and stay tuned to Career Kingdom.